लेक्चर जरूर लेंथी जाएगा, लेकिन अगर आपने एक बार पढ़ लिया ना तो ज़िंदगी में दोबारा बुक खोल के कंपाउंड माइक्रोस्कोप या माइक्रोस्कोप का कोई भी टॉपिक पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ेगी, सीधा दिमाग में छप जाएगा। ये मैं आपको इस बात की गारंटी देता हूँ। Hello dear students, welcome back in the quantum classes, the finest equations every way to learn the concept of physics. Dear students, in previous lecture we have covered almost all the important topics of ray optics. और इस लेक्चर में क्या हम डिस्कस करेंगे? In this lecture we will going to discuss about compound microscope. In previous lecture we have already discussed about simple microscope. सरल सूक्ष्मदर्शी के बारे में, सिंपल माइक्रोस्कोप के बारे में हम ऑलरेडी कवर कर चुके हैं इन प्रीवियस लेक्चर। ओके, कंपाउंड माइक्रोस्कोप अगर आपने प्रीवियस लेक्चर देखा हुआ है या फिर आपने कहीं पे भी देखा है सिंपल माइक्रोस्कोप, तो आपको क्लियर होगा सिंपल माइक्रोस्कोप होता ही क्या है। सिंपल सा मैग्नीफाइंग ग्लास। ओके, और कंपाउंड माइक्रोस्कोप क्या होता है? कंपाउंड माइक्रोस्कोप मैंने प्रीवियस लेक्चर में भी बताया था और आपको पहले से भी पता होगा। कंपाउंड माइक्रोस्कोप ज़्यादा बड़ा कोई चीज़ नहीं होता है। सिंपल सा आपके जो बायोलॉजी लैब में जो आप सूक्ष्मदर्शी यूज करते हो उसी को हम कंपाउंड माइक्रोस्कोप कहते हैं। अगर आप बायो के स्टूडेंट हो तो श्योर है कि आपने वो वाला माइक्रोस्कोप देखा होगा, वही माइक्रोस्कोप है कंपाउंड माइक्रोस्कोप। देखा है ना आपने? जो माइक्रोस्कोप होता है उनमें दो लेंसेज होती हैं। उसका रे डायग्राम समझते हैं, ठीक है? ये रे डायग्राम हो गया। आपने स्कूल वाला लेंस देखा है, सॉरी माइक्रोस्कोप देखा है आपने स्कूल वाला। अपने स्कूल वाले माइक्रोस्कोप में देखा होगा, उसमें दो लेंसेज होती हैं। पहला लेंस तो होता है ऑब्जेक्ट के नियर। सपोज अब अनियन प्याज का कोई स्लाइड है, आप उस पर अपनी एक्सपेरिमेंट कर रहे हो या स्टडी कर रहे हो, तो जो स्लाइड होती है वो नीचे की तरफ होती है, तो एक लेंस तो नीचे की तरफ होता है उस स्लाइड की तरफ, और दूसरा लेंस जिससे हम देखते हैं। दो लेंस होते हैं। तो जो लेंस स्लाइड की तरफ है, तो स्लाइड यहाँ पे क्या हो गया? ऑब्जेक्ट हो गया। तो जो लेंस स्लाइड की तरफ होता है उसे हम ऑब्जेक्टिव लेंस कहते हैं, और जो लेंस हमारे आईज की तरफ होता है उसे हम आई पीस लेंस कहते हैं। ओके, और जो ऑब्जेक्टिव लेंस होता है वो आकार में छोटा होता है थोड़ा, और जो आई पीस लेंस होता है वो बड़ा होता है। क्या होता है मैं समझाता हूँ आपको डिटेल में, और बहुत ही इजीली समझ जाओगे यार। इतना कोई बड़ा कॉन्सेप्ट नहीं है, रॉकेट थ्योरी नहीं है, रॉकेट साइंस नहीं है कोई ऐसा कि आपको समझ में ना आए। ओके, तो समझते हैं हम इसको क्या है। देखो, मैंने आपको दो लेंस की बात की। तो जो ये वाला लेंस है, छोटा वाला लेंस, ये छोटा वाला लेंस, वैसे तो डायग्राम को अच्छे से समझाने के लिए मैंने एक छोटा रे को काफ़ी बड़ा बना दिया है। इतना बड़ा भी नहीं होता, आपने लैब में देखोगे इतना एज कम्पेयर टू इतना बड़ा भी नहीं होता है, लेकिन यहाँ पे समझाने के लिए हमने रे डायग्राम को इतना डिटेल में समझाया, बड़ा करके जूम इमेज बनाया, एक तरीके से जूम कर दिया हमने। तो जो छोटा वाला लेंस है वही होता है जो स्लाइड की तरफ होता है, और ये जो बड़ा वाला लेंस, ये वही लेंस है जहां से हम देखते हैं। जो छोटा वाला लेंस होता है वो ऑब्जेक्ट की तरफ होता है, स्लाइड की तरफ होता है, इसलिए हम इसको क्या कहते हैं? ये छोटे वाले लेंस को हम कहते हैं, क्योंकि ऑब्जेक्ट की तरफ होता है इसलिए हम इसको कहते हैं ऑब्जेक्टिव लेंस। इसे हिंदी में क्या कहते हैं? ऑल्सो आप हिंदी मीडियम वाले तो देख लो, इसे हिंदी में कहते हैं अभिदृश्यक लेंस। और जो दूसरी तरफ हमारे आईज की तरफ होती है उसे हम क्या कहते हैं? आईपीस लेंस। ठीक है, तो ये दो लेंस होते हैं। अच्छा, इसे हिंदी में क्या कहते हैं? इसे हिंदी में कहते हैं नेत्रिका। नेत्रिका, जो नेत्र की तरफ हो, जो आई की तरफ, वो आईपीएस लेंस हो गया। क्लियर? कंपाउंड माइक्रोस्कोप में दो लेंस होते हैं, एक ऑब्जेक्टिव लेंस, दूसरा आईपीएस लेंस। ओके, अब हो क्या रहा है? रे डायग्राम हम पहले समझ जाते हैं। रे डायग्राम क्या है? आपने लेंस समझ लिया, हमारी आंखें हैं, दो लेंस है, एक आईपीएस एक ऑब्जेक्टिव। रे डायग्राम में क्या है? रे डायग्राम में ये जो ग्रीन वाली लाइन दिख रही है आपको, ये तो अभी तक क्लियर होगा। इसको आप प्लेन बोल लो या फिर बोलो प्रिंसिपल एक्सिस। हिंदी में क्या बोलते हैं? मुख्य अक्ष, ये ग्रीन लाइन। ओके, और क्योंकि ये ऑब्जेक्ट है, सपोज ये कोई ऑब्जेक्ट रखा हुआ है, ऑब्जेक्ट का कोई नाम दे दो आप। ये सपोज ऑब्जेक्ट है ए बी, ये ए बी ऑब्जेक्ट है। ये है ना लेंस, लेंस के सामने सपोज कर लो यही है, मार्कर है, ये ऑब्जेक्ट है। जैसे प्रीवियस लेक्चर्स में हमने देखा था, रे दो साइड से जा रही है। पहले तो ये जो रे है ये प्रिंसिपल एक्सिस के बिल्कुल पैरेलल जा रही है, आप देख सकते हो बिल्कुल पैरेलल। ऐसे नीचे की तरफ प्रिंसिपल एक्सिस है और ऊपर की तरफ क्या है? रेस, ऐसे जा रही है। तो हमें पता है इन प्रीवियस लेक्चर्स या फिर हमने 10th में भी पढ़ा हुआ है, बेसिक कॉन्सेप्ट थे ये आपके ऑप्टिक्स के,
कि रे अगर कोई भी रे अगर प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल जाए तो वो हमेशा रिफ्रैक्शन के बाद, अपवर्तन के बाद फोकस से होते हुए गुजरती है। तो वैसे यहाँ पर हुआ, ये रे था, ये आपके इसके पैरेलल गया और रिफ्रैक्शन के बाद मतलब लेंस से टकराने के बाद ये क्या हुआ, फोकस से होते हुए गुजरेगा। ये फोकस हो गया, फोकस पॉइंट, ऑब्जेक्टिव लेंस का फोकस पॉइंट है, इसलिए एफ बेस में ओ लिख देता हूँ। ओके, फिर ये जो सेकेंड वाली लाइन रे थी, ये तो सिंपल से क्या हो रहा है, ऑप्टिकल सेंटर, लेंस का जो बिल्कुल मिड बीच वाला हिस्सा होता है ना, उसे कहते हैं प्रकाशिक बिंदु या ऑप्टिकल सेंटर। तो ये ऑप्टिकल सेंटर से होते हुए जा रही है और हमें पता है बेसिक्स में, नहीं भी पता होगा तो आप अपने दिमाग में अच्छे से बैठा लो, अगर कोई भी रे, प्रकाश किरण या कोई भी लाइट किसी लेंस के ऑप्टिकल सेंटर से जाए तो बिना कहीं डिफ्लेक्ट हुए सीधा निकल जाती है। ऐसा नहीं कि वो नॉर्मल लाइन के टूवर्ड जाएगा, नॉर्मल लाइन से फार जाएगा, नॉर्मल लाइन की तरफ बैंड होगा, ऐसा कुछ नहीं, सिंपल निकल जाएगा। ओके, तो ये क्या हुआ, दो केस थे हमारे। एक केस में क्या हुआ, एक उसमें हमने माना कि जो रे है वो पैरेलल जा रही है तो फोकस से होते हुए नीचे चली गई, और दूसरा ऑप्टिकल सेंटर, प्रकाशिक बिंदु से होते हुए सीधा आगे निकल गई बिना कहीं भटके, बिना कहीं बैंड हुए। ओके, तो अब क्या हुआ, इसके बाद चलते हैं। उसके बाद हम आ गए इधर, फिर आगे सेकेंड लेंस है। हमें पता है ऑप्टिक्स में ये बेसिक है, और पहले भी मैं बहुत बार आपको बता चुका हूँ प्रीवियस लेक्चर्स में कि ऑप्टिक्स में बेसिक क्या होता है, इमेज बनने का बेसिक कॉन्सेप्ट क्या होता है। ऑप्टिक्स में हम कब मानते हैं कि कोई इमेज बना, याद आ रहा है? नहीं भी आ रहा है तो चलो बता देता हूँ। ऑप्टिक्स में हमेशा इमेज तब बनता है ना जब दो लाइट रे, प्रकाश किरण आपस में जाते जाते आपस में जाके कोलाइड हो रही हो, इंटरसेक्ट हो रही हो, टकरा रही हो। ओके, प्रीवियस एग्जांपल्स में, प्रीवियस लेक्चर में अच्छे से मैंने समझाया, कोई बात नहीं। फिर सपोज ये लाइट रे ऐसे गई और ये एक लाइट रे ऐसे गई, तो ये जिस पॉइंट पे इंटरसेक्ट होंगी ना, टकराएंगी रिफ्रैक्शन के बाद, वहीं पे इमेज फॉर्म होता है। ओके, तो यहाँ पर देखो सिंपल सी बात थी, एक लाइट रे पैरेलल गई, एक लाइट रे ऑप्टिकल सेंटर से होते हुए गई, लेकिन टकरा कहाँ रही है, इंटरसेक्ट कहाँ हो रही है, प्रतिच्छेदित कहाँ हो रही है, इस पॉइंट पे, इस पॉइंट पे। और ध्यान दो, ये लाइट रे कहाँ से आ रही है, दोनों ब्लू वाली एक ही साइड से आ रही है, इसलिए इसका जो यहाँ पे इमेज बना, इस पॉइंट को मैं लिख लूंगा ए डैश, और इसका ऊपर वाला जो पॉइंट हो गया, ये बी से कि ऐसे जा रही है रे, तो ये हो गया बी डैश। तो हमें परफेक्ट इमेज चाहिए, इमेज, परफेक्ट इमेज का मतलब ये जो इमेज हमें गेन हुआ इससे थोड़ा बड़ा इमेज। उस केस में हमने सेकेंड लेंस यूज किया, और सेकेंड लेंस जब ऑप्टिक्स में आ जाए, ध्यान रखना, जब सेकेंड लेंस ऑप्टिक्स में आ जाए, तो प्रीवियस लेक्चर्स में भी हमने डिस्कस किया, ये लाइन स्टेटमेंट याद रखना कि पहले लेंस के लिए जो इमेज होगा वो सेकेंड लेंस के लिए ऑब्जेक्ट कवर करता है। अगेन बोल रहा हूँ, फिर से ध्यान से सुनो, आपने प्रीवियस लेक्चर्स कवर किए तो ये तो सीधी सी बात है, आपको याद होगा ही, फिर भी मैं आपको बता रहा हूँ, फर्स्ट लेंस के लिए जो इमेज होगा वो सेकेंड लेंस के लिए ऑब्जेक्ट कवर करता है, वस्तु का कार्य करता है। पहले लेंस द्वारा प्राप्त प्रतिबिंब दूसरे लेंस के लिए वस्तु का कार्य करता है। इज इट क्लियर? तो ये देखो, फर्स्ट लेंस से जो हमें ऑब्जेक्ट ऑब्टेन हुआ, गेन हुआ, सॉरी, फर्स्ट लेंस से हमें जो इमेज मिला, वही इमेज सेकेंड लेंस के लिए किसका काम करेगा, ऑब्जेक्ट का काम करेगा। मतलब ये जो ए डैश बी डैश है ना, ये अब तक इमेज था फर्स्ट के लिए, लेकिन ये ए डैश बी डैश अब दूसरे लेंस के लिए, आईपीस लेंस के लिए क्या बन गया, ऑब्जेक्ट बन गया। और अगर ए डैश बी डैश ऑब्जेक्ट है, एक वस्तु है दूसरे लेंस के लिए, देन अगेन वही फिनोमेना यहाँ से हम क्या करेंगे, रिपीट करेंगे। क्या फिनोमेना रिपीट करेंगे, कहाँ से जा रही थी रे, एक जा रही थी ऑप्टिकल सेंटर से होते हुए, बीचों बीच गुजरते हुए, एक पैरेलल जा रही थी। तो हमने क्या किया, एक रे को तो लिया और इस रे को हमने गुजारा इस लेंस के ऑप्टिकल सेंटर, बीचों बीच से, प्रकाशिक बिंदु से गुजारा। ओके, और फिर दूसरा ये जो रे है हमने इसको आगे बढ़ने दिया, और ये आगे बढ़ करके, ये रे आपकी आगे बढ़ करके, ये ऐसे ऊपर से आ रही थी, ये रे आगे बढ़ करके फिर लेंस से टकराई और रिफ्रैक्शन के बाद दूसरी साइड चले गई। ऐसा माना जाता है कि जहां से ये जाएगी, जिस तरफ जाएगी, वहीं पे हमारी आईज होती है, जो आप देखते हो ना, ये सेकेंड रेस की तरफ होती है हमारी आईज, या इनके बिटवीन, ये दोनों रेस के बिटवीन। लेकिन मेन पॉइंट तो ये है कि हम माइक्रोस्कोप यूज कर रहे हैं। और क्यों यूज कर रहे हैं, क्योंकि हमें छोटे ऑब्जेक्ट का बड़ा इमेज चाहिए, लार्ज। ठीक है, ये तो ऑब्जेक्ट हो गया, और ये हमें इमेज चाहिए,
और हम देखते भी हैं माइक्रोस्कोप में। अगर आपने नहीं भी देखा हो तो आप देखना कभी लैब में जाके, अपने बायोलॉजी वाले सर को बोलना, केमिस्ट्री वाले लैब में भी होता है कभी कभी। अपने हमें क्या पता है कि अगर हमें स्लाइड देखना है तो हमें उसका माइक्रोस्कोप में बड़ा इमेज मिलता है, ऑब्टेन होता है। ओके, तो इतना तो फिक्स है कि इस दूसरे लेंस की वजह से हमें बड़ा इमेज मिलना चाहिए। लेकिन ऑप्टिक्स क्या कहती है? ऑप्टिक्स तो कहती है ना, इमेज तभी मिलेगा जब दो लाइट रे आपस में इंटरसेक्ट होंगे, प्रतिच्छेदित होंगे, टकराएंगे, काटेंगे आपस में एक दूसरे को। आर यू गेटिंग माई पॉइंट? समझ रहे हो मैं क्या कहना चाहता हूं? देखो, इन सेकंड केस, जब सेकंड लेंस की बात आ गई, अब पुराने केस को भूल जाओ फिलहाल के लिए, सेकंड लेंस की बात आ गई तो ए डैश बी डैश ऑब्जेक्ट है, ऑप्टिकल सेंटर से एक लाइट गई, इसके पैरेलल और सीधा निकल गई। लेकिन हमें इमेज के लिए क्या पता है? इमेज कब मिलता है? जब दो लाइट आपस में टकराए। और क्या ये दो लाइट आपस में टकरा रही हैं? ये पीछे वाली केस अभी भूल जाओ, ये हटा दो इसको, ठीक है। अभी देखो, क्या ये ऊपर वाली एक लाइट रे जा रही है? ये तो सीधा ऐसे कर गई और ये एक ऐसे में जा रही है। आपको लगता है इन फ्यूचर ये कभी टकराएगी, इंटरसेक्ट होगी? नेवर। अब खुद ही सोचो ना, एक लाइट रे ऐसे ऊपर की तरफ गई, एक नीचे की तरफ गई, ठीक है, एक ऐसे ऊपर की तरफ जा रही है, एक नीचे की तरफ ऐसे में जा रही है, तो इन फ्यूचर वो टकराएगी। इनके बीच की डिस्टेंस और बढ़ते ही चली जाएगी ना, ऐसे जा रही है तो डिस्टेंस तो बढ़ती चली गई, तो कभी टकराने वाली है नहीं। लेकिन हमें इमेज तो मिलता है, ऐसा तो है नहीं कि इमेज मिलता नहीं है, हमें बड़ा इमेज मिलता है माइक्रोस्कोप में। तो वो इमेज मिलता कैसे? जब ये टकरा ही नहीं रही है तो इमेज कैसे मिला? तो उसके लिए ध्यान रखना, कॉन्सेप्ट क्लियर करना बहुत जरूरी है, ठीक है। ऐसा नहीं कि मैंने डायग्राम बनाया, हाँ इसको रट लो बस, ऐसे काम नहीं चलता यार। फिजिक्स समझना है ना तो कॉन्सेप्ट समझो, तो भी मजा आएगा फिजिक्स पढ़ने में। और अगर आपने कंपाउंड माइक्रोस्कोप का समझ लिया ना कॉन्सेप्ट, तो एस्ट्रोनॉमिकल टेलीस्कोप तो बच्चों का गेम लगेगा। कॉन्सेप्ट मेन है, रटो मत यार, रट्टाफिकेशन चक्कर में मत पड़ो, इसलिए फिर बाद में फिजिक्स को कोसते हो टफ है टफ है। इससे प्यारा सब्जेक्ट कुछ हो ही नहीं सकता है। तो क्या हुआ, ये लाइट रे आगे जाके कहीं टकराएगी नहीं, लेकिन इतना फिक्स है कि हमें इमेज मिलता है। और इमेज के लिए हमें इतना भी पता है कि इमेज तभी मिलेगा जब लाइट रे टकराएंगी। इट मीन्स ये लाइट रे इस तरह से नहीं टकराएंगी, इस तरह से इंटरसेक्ट नहीं होंगी, तो किसी और तरह से इंटरसेक्ट होंगी। जब सीधी उंगली से घी ना निकले तो घी उंगली को टेढ़ा करना पड़ता है, पता है ना। तो अब हम क्या करेंगे, अपना थोड़ा दिमाग लगाएंगे। दिमाग कुछ ऐसा लगाएंगे कि हमें पता है कि इमेज तो मिलना है, हमें पता है इमेज तो मिलना है, और इमेज मिल नहीं रही है ऐसे में, मतलब इस तरह से टकराएगी नहीं, और टकराने के लिए इन दोनों का इंटरसेक्ट होना जरूरी है। तो इस कंडीशन में मैंने आपको बताया, जब ऐसी कंडीशन आए तो लाइट रे को जो आपस में ना टकराती हों, उस लाइट रे को पीछे की तरफ ड्रॉ करो। जो लाइट रे आगे जाके ना टकराए उससे पीछे की तरफ ड्रॉ करो। तो ये ऊपर वाली लाइट रे है जो ऑप्टिकल सेंटर से होते हुए जा रही थी, ये नहीं टकरा रही गई, तो हमने क्या किया, इस लाइट रे को आगे की तरफ ना करके पीछे की तरफ ड्रॉ किया, इस तरह से। और ये आल्सो जो पैरेलल जा रही है, इसको भी हमने पीछे की तरफ ड्रॉ किया। देखो, ये आगे की तरफ जा रही थी तो आगे की तरफ ना जाके हमने इसको पीछे की तरफ ड्रॉ किया। और ये पीछे की तरफ जहाँ इंटरसेक्ट होंगी, टकराएंगी, वहीं पे हमें क्या मिलेगा? देखो, ये टकराई ना यहाँ पे, मतलब इमेज उस साइड नहीं, इमेज इस साइड मिल रहा है हमें। ओके, और इमेज हमें इतना तो पता श्योर थे कि हमें इमेज मिलेगा, लेकिन लाइट रे टकरा ही नहीं रही थी। और टकराने के लिए हमने क्या दिमाग लगाया, हमने लाइट रे को आगे की तरफ ना ले जाके पीछे की तरफ ले गए। और पीछे की तरफ ले गए तो ये क्योंकि एक क्या है, हम मानते हैं ये एक इमेजिनरी लाइन है, तो इमेजिनरी लाइन को हम फिजिक्स में क्या कहते हैं, डॉटेड लाइन से शो करते हैं। तो आप चाहो तो डॉटेड लाइन से शो कर लो इसे। और क्योंकि ये यहाँ पे मिल रही है, यहाँ पे मिलने का क्या मतलब हुआ, यहाँ के पे मिलने का मतलब हुआ कि यहाँ पर हमें एक इमेज मिलेगी, तो इस इमेज को यहाँ पे मैं ड्रॉ करता हूँ। ये देखो, यहाँ पे हमें इमेज मिल गई, ये ऐसे में, ओके, ये इमेज मिल गई। और ये वाला जो नीचे वाला एरिया देखो, ये ए डैश की तरफ से लाइट आ रही है, दिख रहा है आपको क्लियरली, ए डैश से लाइट आ रही है, इसलिए इसका मतलब क्या हो गया, ये भी ए वाला पार्ट है, ये डैश है तो इसको मैं लिख देता हूँ ए डबल डैश। और ये ऊपर वाला पार्ट है तो ये बी डैश से लाइट आ रही थी, तो मैं इसका नाम देता हूँ बी डबल डैश, ओके। और फाइनल इमेज आप ध्यान से देखो, ये ए बी है और ये ए डैश बी डैश है। देख सकते हो दोनों के साइज में कितने का फर्क है, एक इतू सा है तो एक का इतना बड़ा इमेज है, ओके। तो इसलिए हम सिंपल माइक्रोस्कोप यूज करते हैं। कॉन्सेप्ट क्या है मैंने आपको डिटेल में समझाया है और बहुत प्यार से समझाया है, बहुत फाइनेंस और इजी वे में हमने समझ लिया है क्या कॉन्सेप्ट है, क्या रे डायग्राम है कंपाउंड माइक्रोस्कोप के पीछे।
लेक्चर जरूर लेंथी जाएगा, लेकिन अगर आपने एक बार पढ़ लिया ना तो ज़िंदगी में दोबारा बुक खोल के कंपाउंड माइक्रोस्कोप या माइक्रोस्कोप का कोई भी टॉपिक पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ेगी, सीधा दिमाग में छप जाएगा ये, मैं आपको इस बात की गारंटी देता हूँ। ओके, तो ये सब कर दिया। अब छोटे छोटे काम कर लो। छोटे छोटे काम का मतलब क्या है, ये लेंस है, ऑब्जेक्टिव लेंस है, और ये ऑब्जेक्ट ए भी है। तो हमें पता है लेंस और ऑब्जेक्ट के बीच का डिस्टेंस को किस चीज़ से दिखाते हैं, यू से। और क्योंकि यहाँ पे दो लेंस है तो दो ऑब्जेक्ट आएंगे, तो पहले ऑब्जेक्ट को हम लिख लेते हैं यू बेस में ओ। तो इस पहले लेंस का इमेज कहाँ बन रहा है, पहले लेंस का इमेज बना ए डैश बी डैश। तो इमेज डिस्टेंस देख लो, ये पहले लेंस का इमेज डिस्टेंस देख लो, ये ए डैश बी डैश इमेज है। तो इस इमेज को किस चीज़ से शो करते हैं, इमेज को वी से शो करते हैं, और क्योंकि ऑब्जेक्टिव लेंस का इमेज है तो हम इसको वी ओ से डोनेट करते हैं, ठीक है, वी ओ ऑब्जेक्टिव। अगर आप हिंदी मीडियम वाले भी हो ना तो हिंदी में ऑब्जेक्टिव लेंस को अभिदृश्यक लेंस कहते हैं, लिखा भी है पीछे, और आईपीएस लेंस को नेत्र का। लेकिन मैं आपको यही सजेस्ट करूंगा ना कि हिंदी के चक्कर में मत पढ़ो ऑब्जेक्टिव और आईपीएस, मतलब है अभिदृश्यक और नेत्र का, क्या कंफ्यूज हो जाओगे यार, इंग्लिश पे ही करो याद। ऑब्जेक्टिव है तो ओ से याद करो। फिर सेकेंड लेंस के केस में हो, सेकेंड लेंस के लिए ऑब्जेक्ट कौन होता है, जो पहले के लिए इमेज होता है। तो सेकेंड लेंस के लिए ऑब्जेक्ट कौन है, ए डैश बी डैश, क्योंकि पहले के लिए इमेज है। और ऑब्जेक्ट से लेंस के बीच की डिस्टेंस को हम किससे सीखेंगे, यू से। और क्योंकि यहाँ पे दो यू आ गए तो ऑब्जेक्टिव लेंस के यू को यू जीरो यू ओ से डिनोट किया, आईपीएस लेंस वाले यू को हम यू बेस में ई से डिनोट करेंगे। फिर सेकेंड लेंस के लिए इमेज क्या मिला, फाइनल इमेज तो ए डबल डैश बी डबल डैश मिल रहा है। तो इमेज और लेंस के बीच की डिस्टेंस को किससे शो किया हमने, वी ई से, आईपीएस लेंस हम तो वी करते हैं। ओके, तो ये v जो है आल्सो किसके इक्वल होता है, ये v आल्सो इक्वल होता है d के। इन फ्यूचर हम डेरिवेशन करेंगे तो हमें यूज करना है इसका, ठीक है। तो ये सब हो गया हमारे यहाँ पे, और कोई काम। अच्छा, फोकस को क्यों भूल गया यार, लेंस का फोकस पॉइंट है तो इसको दिखा दो यहाँ से एफ ई से, इससे दिखा दो यहाँ से एफ ओ से, फोकस लेंथ। ओके, और कुछ हम बिना विजुअल एंगल यूज किए, दर्शन कोण यूज किए, हम इस पूरे डेरिवेशन को डिराइव करने वाले हैं। तो कैसे डिराइव करेंगे, प्रीवियस लेक्चर अगर आपने देखा है तो आपको बहुत हेल्प मिलने वाला है बॉस, और नहीं भी देखा है तो मैं आपको बता देता हूँ। क्लास 10th के कॉन्सेप्ट को लेके हम 12th के इस डेरिवेशन को डिराइव करेंगे। और क्लास 10th में हमने मैग्निफिकेशन के बारे में पढ़ा है, आवर्धन क्षमता के बारे में पढ़ा है। मैग्निफिकेशन का एक सिंपल सा फॉर्मूला हमने क्या पढ़ा है, मैग्निफिकेशन इक्वल क्या होता है, हमने पढ़ा हुआ है 10th में, प्रीवियस लेक्चर में भी हमने डिस्कस किया है। मैग्निफिकेशन इक्वल आवर्धन क्षमता इक्वल हाइट ऑफ इमेज, मैं इसको शो कर सकता हूं h बेस में i से, ओके, अपॉन हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट। अच्छा, यहाँ पे एच आई से क्यों डिनोट करना है, यहाँ पे ए भी किया हुआ है ना हमने, ठीक है। तो यहाँ पे चलो लिख देते हैं, कोई बात नहीं, हाइट ऑफ इमेज अपॉन हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट इक्वल, और इसका आल्सो एक और फॉर्मूला है हाइट ऑफ इमेज, इसके अलावा क्या है, ठीक है, इमेज की बात है ना, तो हम लिख सकते हैं इमेज डिस्टेंस प्रतिबिंब की लेंस से दूरी, ठीक है। डिस्टेंस किससे बात हो रही है, लेंस से बात कर रहे हैं, लेंस से डिस्टेंस हम मेजर करेंगे, अपॉन ये ऑब्जेक्टिव हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट, तो इसको हम कहेंगे इमेज डिस्टेंस, तो यह होगा ऑब्जेक्ट डिस्टेंस। ये सिंपल सा फॉर्मूला था, ओके। इन प्रीवियस लेक्चर हमने तो ये सब देखा हुआ है फॉर्मूला वगैरह। अब इस लेंस के केस में हम अप्लाई करते हैं। इस लेंस के केस में यहाँ पे माइक्रोस्कोप में दो लेंस है हमारे पास, ऑब्जेक्टिव लेंस और आईपीएस लेंस। तो अगर ऑब्जेक्टिव लेंस के केस में हम मैग्निफिकेशन देखें, आवर्धन क्षमता देखें, तो ऑब्जेक्टिव लेंस के मैग्निफिकेशन को, आवर्धन क्षमता को हम स्मॉल एम से डिनोट करते हैं। ये हो जाएगा एम बेस में ओ इक्वल हाइट ऑफ इमेज अपॉन हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट, प्रतिबिंब की ऊंचाई बटे वस्तु की ऊंचाई। तो हाइट ऑफ इमेज कितना है, सॉरी इसका फर्स्ट लेंस का इमेज क्या बना हमें, ए डैश बी डैश। तो फर्स्ट लेंस का हमें इमेज मिला ए डैश बी डैश, ओके। और सेकंड लेंस का हमें इमेज, फर्स्ट लेंस का ऑब्जेक्ट क्या मिला, ए डैश बी डैश, और हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट क्या है, हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट है ए बी। ये मिल गया हमें ए डैश बी डैश अपॉन ए बी इक्वल, इसी फॉर्मूले को अगर अप्लाई करें इमेज डिस्टेंस अपॉन ऑब्जेक्ट डिस्टेंस, तो फर्स्ट लेंस के लिए, ऑब्जेक्टिव लेंस के लिए इमेज क्या है ए डैश बी डैश, इसके लिए इमेज डिस्टेंस कितना है वी ओ अपॉन ऑब्जेक्ट क्या है यू ओ। अगर हमें साइन कन्वेंशन लागू करें यहाँ पे चिन्ह पर पटे, तो हमें पता है साइन कन्वेंशन के अकॉर्डिंग कि लेंस के लेफ्ट साइड जो भी टर्म होते हैं वो सब माइनस में आते हैं। तो देखो वी और ओ में से लेफ्ट साइड कौन है, वी ओ तो ऑब्वियस बात है राइट है, यू ओ लेफ्ट साइड, इसलिए यू ओ के आगे क्या आ जाएगा, माइनस आ जाएगा, माइनस यू ओ, ओके।
सेम अगेन ये ऑब्जेक्टिव लेंस के लिए एम और बेस में ओ है ना, जो आप इससे गैस कर सकते हो ऑब्जेक्टिव लेंस के केस के लिए मैं लिख देता हूँ एम ओ। अगला हम लेते हैं आईपीएस लेंस के लिए एम ई। तो आईपीएस लेंस के लिए हाइट ऑफ इमेज, आईपीएस लेंस के लिए इमेज क्या है, ए डबल डैश बी डबल डैश है, तो हाइट ऑफ इमेज क्या हो गया, ये हो गया ए डबल डैश बी डबल डैश अपॉन हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट। आईपीएस लेंस के लिए ऑब्जेक्ट कौन है, ए डैश बी डैश। आई होप क्लियर होगा आपको ये सारा पॉइंट। फिर इमेज डिस्टेंस अपॉन ऑब्जेक्ट डिस्टेंस, तो सेकंड आईपीएस लेंस के लिए इमेज क्या है, ए डबल डैश बी डबल डैश, तो इमेज डिस्टेंस कितना है, वीई लेते हुए चल रहे हैं, और डी वाला केस बाद में ले लेंगे। ऑब्जेक्ट डिस्टेंस कितना आईपीएस लेंस के लिए, ऑब्जेक्ट क्या है, ए डैश बी डैश, तो ऑब्जेक्ट डिस्टेंस कितना है हमारे, यूई है। ठीक है, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस कितना हमारे पास, यूई है, सिंपल। अब साइन कन्वेंशन, जो भी लेफ्ट साइड उससे माइनस में लो, यूई क्या है, लेफ्ट साइड है, यूई भी लेफ्ट साइड है। आप देख सकते हो यहाँ पे यूई आपका लेफ्ट साइड है तो माइनस, और वीई भी आपका लेंस के लेफ्ट साइड है तो माइनस। तो आपको पता है ऊपर भी माइनस नीचे भी माइनस, तो माइनस से माइनस कैंसिल हो जाएगा। ओके, तो ये तो यहाँ पे कोई फर्क नहीं पड़ा, इसमें माइनस माइनस ऊपर नीचे दोनों साइड था, तो एम और एम ई आ गया यहाँ पे। अब पूरे माइक्रोस्कोप के लिए देखते हैं, पूरे माइक्रोस्कोप की, अभी तो हमने इंडिविजुअल लिया ना, ऑब्जेक्ट के लिए अलग लिया, आईपीएस के लिए अलग। अब पूरे माइक्रोस्कोप के केस के लिए अगर हम देखें तो पूरे माइक्रोस्कोप के लिए हम लिख देते हैं कैपिटल एम, और माइक्रोस्कोप को हम शॉर्ट में लिख देते हैं स्मॉल एम। मैग्निफिकेशन ऑफ माइक्रोस्कोप, पहले था मैग्निफिकेशन ऑफ ऑब्जेक्टिव लेंस, मैग्निफिकेशन ऑफ आईपीएस लेंस। अभी दिशक लेंस के लिए आवर्धन क्षमता, फिर दूसरा वाला नेत्रिका लेंस के लिए, अब संपूर्ण सूक्ष्मदर्शी के लिए आवर्धन क्षमता। तो अगेन यही हाइट ऑफ इमेज अपॉन हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट। तो पूरे इस माइक्रोस्कोप में फाइनल इमेज क्या बना हमारा, ए डबल डैश बी डबल डैश, तो हाइट ऑफ इमेज की जगह क्या आ जाएगा, ए डबल डैश बी डबल डैश अपॉन हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट। और ऑब्जेक्ट क्या था, रियल ऑब्जेक्ट तो ये था ना, ए बी, ये था ए बी। इज इट क्लियर, ये था हमारा फाइनल। ओके, इमेज डिस्टेंस ऑब्जेक्ट डिस्टेंस किस में जरूरत नहीं है, मैग्निफिकेशन के केस में। अब हमें क्या करना है, आप इसी को देखो ध्यान से, ये जो हमारे पास आया मैग्निफिकेशन ऑफ माइक्रोस्कोप, इसमें हम ए डैश बी डैश को मल्टीप्लाई भी करेंगे और डिवाइड भी करेंगे। ठीक है, इसे हम सपोज मान लेते हैं इक्वेशन फर्स्ट, सपोज हम इसे इक्वेशन फर्स्ट मान लेते हैं और लिख देते हैं क्या लिख दें, क्या लिख देते हैं यहाँ पे, मल्टीप्लाइंग एंड डिवाइडिंग। क्या मल्टीप्लाई और डिवाइड करना है यहाँ पे, क्या मल्टीप्लाई डिवाइड करना है, ए डैश बी डैश, क्यों कर रहे हैं सब समझ में आएगा, ए डैश बी डैश इन इक्वेशन फर्स्ट। इक्वेशन फर्स्ट में हमें ए डैश बी डैश को मल्टीप्लाई करना है, ए डैश बी डैश को मल्टीप्लाई करो इक्वेशन फर्स्ट में, क्या हो जाएगा, देखो देखो देखो, इक्वेशन फर्स्ट हमारे पास ये था, तो ये हो गया मैग्निफिकेशन ऑफ माइक्रोस्कोप इक्वल, पहले ए डबल डैश बी डबल डैश था, ए डबल डैश अपॉन ये क्या है, ए बी है। इसमें हमें क्या करना है, ए डैश बी डैश को मल्टीप्लाई भी करना है और ए डैश बी डैश को डिवाइड भी करना है। तो कर लिया हमने, अरेंज कर लेते हैं थोड़ा इसको, अरेंज कैसे करेंगे समझो, ये टर्म इंपॉर्टेंट है समझना, इसे अरेंज कैसे करेंगे। देखो ए डबल डैश बी डबल डैश है ना, ओके, तो इस ए बी को हटाया और उसके जगह हमने ए डैश बी डैश लिया, बस जगह चेंज कर रहे हैं। ओके, ये हो गया ऐसे, इनटू ऊपर एज इट इज है ए डैश बी डैश, क्योंकि हमने नीचे जगह चेंज कर दिया, तो ए डैश बी डैश इस साइड आ गया तो ए बी उस साइड आ जाएगा, तो ये ए बी हो गया। और अब ध्यान से इस इक्वेशन को देखो, हम कितना स्मार्टली अपना गेम प्ले कर रहे हैं, बिना वर्चुअल एंगल यूज के, अल्फा बीटा का झंझट ही नहीं, ड्रामा ही नहीं उसका। देखो कितना प्यार से हम इसको सॉल्व कर रहे हैं। अब ध्यान से देखो, ए डबल डैश बी डबल डैश अपॉन ए डैश बी डैश, कहीं दिख रहा है आपको, ये दिखा आपको, ए डबल डैश बी डबल डैश अपॉन ए डैश बी डैश, ये मैग्निफिकेशन ऑफ आईपीएस लेंस। आप यहाँ पर देखो, ये वाला टर्म और ये वाला टर्म बिल्कुल सेम, और ए डैश बी डैश अपॉन ए बी, ये डैश बी डैश अपॉन ए बी, ये किसके लिए है, मैग्निफिकेशन ऑफ ऑब्जेक्टिव लेंस। ठीक है,
ये बी है। तो आप यहाँ पे ध्यान से देखो, यहाँ पर अगर आप ध्यान से देख रहे हो तो हमें क्या मिल रहा है, यहाँ पे ध्यान से देखने पे हमें मिला कि मैग्निफिकेशन ऑफ माइक्रोस्कोप इज इक्वल ए डबल डैश बी डबल डैश अपॉन ए डैश बी डैश। ये क्या है, एम ई के इक्वल है, आप ध्यान से देखो, इनटू ए डैश बी डैश अपॉन ए बी, ए डैश बी डैश अपॉन ए बी, ये किसके इक्वल है, मैग्निफिकेशन ऑफ ऑब्जेक्टिव लेंस के इक्वल है। क्लियर है? ओके, आगे चलते हैं। ओके, तो ये तो गया, इतना सिंपल सा हमारा आ गया, ये रिलेशन आ गया हमारा। मैग्निफिकेशन ऑफ माइक्रोस्कोप इज इक्वल मैग्निफिकेशन ऑफ आईपीएस लेंस इनटू मैग्निफिकेशन ऑफ ऑब्जेक्टिव लेंस। ये हमारे पास एक रिलेशन आ गया। इस रिलेशन को हम इतना ही छोड़ देते हैं और हम बढ़ते हैं सेकंड स्टेप में। ये हमारा फर्स्ट स्टेप, 85% अब काम हमारा यहाँ पे हो चुका है, अब बस 15% काम रह गया है और हम बढ़ते हैं अगले स्टेप में। फिलहाल हम इसको यहाँ पे छोड़ते हैं, ठीक है। अगले स्टेप में जब बढ़ेंगे तो इसका यहाँ पे यूज करेंगे हम। तो अगला स्टेप क्या है हमारा, हम क्या ले रहे हैं यहाँ पे एक कंडीशन ले रहे हैं। कौन सी कंडीशन ले रहे हैं हम यहाँ पे हम कंडीशन ले रहे हैं, कहाँ पे ले बॉस, यहाँ पे ले लेते हैं। यहाँ पे एक कंडीशन ले लो, फॉर मिनिमम डिस्टेंस ऑफ क्लियर विजन, ये हमने केस लिया यहाँ पे। स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी, प्रीवियस लेक्चर में भी हमने अच्छे से डिस्कस किया ये पॉइंट, क्या होता है मिनिमम डिस्टेंस ऑफ क्लियर विजन। हमें पता है ना 25 सेंटीमीटर, हमने यहाँ पे शो भी किया है कि v इक्वल्स टू डी से भी दिखाते हैं। तो हम इस केस की बात कर रहे थे एक्चुअल में, और हम क्या बोल रहे हैं, ये किसका इक्वल होता है, यहाँ पर होता है वी इक्वल डी के इक्वल, ठीक है, फॉर मिनिमम डिस्टेंस ऑफ क्लियर विजन। पता ना क्या होता है, जैसे कि हम कोई ऑब्जेक्ट है, हम दूर से देख रहे हैं तो ठीक लग रहा है, लेकिन हम जैसे किसी ऑब्जेक्ट को नियर लाते हैं वो ब्लर होते रहता है उसका साइज, इमेज, ठीक है। आपके हाथ में मोबाइल को भी एक डिस्टेंस से ज़्यादा डिस्टेंस पे ला दिया, मतलब मिनिमम डिस्टेंस ऑफ क्लियर विजन से अगर ज़्यादा नज़दीक ला दिया तो आपको ब्लर दिखने लगेगा मोबाइल, धुंधला टाइप का। 25 सेंटीमीटर हम नॉर्मली लेके चलते हैं, शो करते हैं में से डी से। तो फॉर मिनिमम डिस्टेंस ऑफ क्लियर विजन व्हेन वी इक्वल डी, वी डी के इक्वल हो जाता है, नॉर्मली डी इक्वल 25 सेंटीमीटर लेते हैं हम, ओके। वो तो न्यूमेरिकल में यूज होता है, फिलहाल डेरिवेशन में हम उसको डी की दिखाते हैं। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे आईपीएस लेंस वाला केस लेंगे, ये वाला आईपीएस लेंस एमई, और एमई पे ध्यान दो, हम एमई को यहाँ पे यूज कर रहे हैं। एमई को ध्यान दो, यहाँ पे क्या हो जाएगा, एमई इक्वल कितना लिखा हुआ है यहाँ पे, एमई इक्वल ए डबल डैश बी डबल डैश ए डैश बी डैश, छोड़ो इसको हमने यूज के लिए आगे बढ़ते हैं। एमई हमने ये क्यों लिखा हुआ था, देखो वीई अपॉन यूई, हमने ये लिखा है ना, एमई इक्वल वीई अपॉन यूई। और आल्सो अपने ऊपर क्या लिखा है, जो वीई है उसको किसके इक्वल रखना है, हमें डी के इक्वल रखना है। मतलब हमें वीई के जगह क्या पुट करना है, हमें वीई के जगह पुट करना है, जैसे एमई इक्वल था तो वीई के जगह पुट करना है डी, और यूई के जगह तो एज इट इज यूई। हो गया, ओके। अब इसको भी इतना छोड़ो, अब आगे बढ़ते हैं, ठीक है। थोड़ा थोड़ा करके हमारे स्टेप्स खत्म हो रहे हैं यार। देखो अब आगे कैसे बढ़े, अगला हमें स्टेप लेना है, लेंस फॉर्मूला यूज करते हैं, लेंस फॉर्मूला। और आईपीएस लेंस के लिए हम देखेंगे, आईपीएस लेंस के केस में हम देखेंगे क्या लिख ले, हम लिख लेते हैं फ्रॉम लेंस फॉर्मूला, क्या है लेंस फॉर्मूला, पता होगा क्या है लेंस फॉर्मूला, लिख दो यहाँ पे। लेंस फॉर्मूला में पता है कितना होता है, 1/f इक्वल होता है 1/v माइनस 1/u, होता है लेंस फॉर्मूला। और क्योंकि हम आईपीएस लेंस के लिए कर रहे हैं ये सॉल्व, तो आईपीएस लेंस के लिए आपको पता है एफ के लिए, एफ के बेस में आईपीएस है तो ई, वी है तो वी के बेस में ई, और यू है तो यू के बेस में ई। जो टर्म्स लेफ्ट साइड है, साइन कन्वेंशन फॉलो कर रहे हैं ना, जो टर्म्स लेफ्ट साइड है वो माइनस में हो जाएगा, जो राइट में प्लस। तो आईपीएस लेंस में देखो कोई भी टर्म राइट साइड है ही नहीं, दोनों लेफ्ट साइड है। देखो क्या देख सकते हो आप यहाँ पे आप देखोगे कि जो वीई है ये भी लेफ्ट साइड है। लेफ्ट साइड का मतलब क्या, वी के आगे कौन सा साइन आएगा, ये माइनस वीई हो जाएगा, माइनस, और आगे ये माइनस, ये यूई है, ये भी माइनस हो जाएगा। अगर ये यूई माइनस हो गया तो ऊपर भी एक माइनस है, तो माइनस माइनस का क्या हो जाएगा यहाँ पे डायरेक्टली प्लस, अकॉर्डिंग टू साइन कन्वेंशन। और हमने आल्सो यहाँ पे ध्यान दो, ऊपर क्या देखा है, हमें क्या लेना है,
वी ई इक्वल डी लेना है, जहाँ वी है उसकी जगह क्या पुट करना है, डी पुट करना है हमें यहाँ पे। तो सिंपल सा क्या काम करो, वी ई को यहाँ से हटाओ और इसके जगह पे आप पुट करो यहाँ पे वी के जगह पे डी, मिनिमम डिस्टेंस ऑफ क्लियर विजन, स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी। अब समझने की कोशिश करो हम इस स्टेप में आए क्यों। हम इस स्टेप में इसलिए आए ना क्योंकि एक्चुअल में हमें d अपॉन यू इसकी वैल्यू पता करनी है, d अपॉन यू, और वो कैसे पता चलता, लेंस फॉर्मूले से। और d अपॉन यू को क्यों गेन कर रहे हैं हम, समझ में आएगा आपको, धीरे धीरे सब समझ में आएगा। कुछ सीक्रेट तो रखो, सीक्रेट रहेगा तभी तो थोड़ा मजा आएगा। तो फिलहाल आप इतना ध्यान रखो, हमें d अपन यू की वैल्यू फाइंड करनी है यहाँ पे कैसे भी करके। ओके, तो ये हो गया सिंपल सा केस। अब यहाँ पे क्या करो आप, 1 अपन यू को एक साइड छोड़ दो और बाकी है माइनस 1 अपन डी है उसे लेफ्ट साइड लेके आ जाओ एफ के साथ। ओके, तो ये किसके नेत्र हैं भाई, तेरे मस्त मस्त दो। अरे तो यू को ऐसे छोड़ दो और 1 अपन डी को इस साइड लेके आओ। तो मैं इसको छोड़ देता हूँ यहाँ पे 1 अपन एफ ई, और ये माइनस था तो ये हो गया प्लस, और ये 1 अपन माइनस डी था, ये प्लस 1 अपन डी आ गया, इक्वल ये हो गया 1 अपन यू। ओके, कोई प्रॉब्लम। अब इसे सॉल्व करते हैं हम यहाँ पे, लेफ्ट हैंड साइड से सॉल्व करो। तो पहले तो इनका एलसीएम निकाल लो, एफ ई और डी का क्या हो जाएगा, एफ ई डी, फिर क्या करोगे क्रॉस मल्टीप्लाई, डी एफ ई के ऊपर जाएगा प्लस एफ ई डी के ऊपर जाएगा, तो ये हो गया क्रॉस मल्टीप्लाई अपॉन 1 अपॉन यू। ओके, सिंपल कैलकुलेशन यार 10th लेवल का। अब क्या करो आप, ये डी है ना, एफ ई डी है, ये डी को सेकंड साइड लेके जाओ क्योंकि डी इधर डिवाइड में है, जब उधर जाएगा तो मल्टीप्लाई में चला जाएगा। क्या होगा यहाँ पे, डी यहाँ से हटा और डी यहाँ से हट के ऊपर चला गया। अब मैं डायरेक्ट लिख दूंगा तो आधे लोगों को समझ में नहीं आएगा जब नोट्स बनाएंगे। कोई बात नहीं, एक स्टेप आगे बढ़ते हैं। तो डी को हम यहाँ पे लिख सकते थे डायरेक्ट, तो क्या लिख देंगे, डी प्लस एफ अपॉन एफ ई इक्वल, ये डी गए भाई साहब, ये डी भाई साहब की यहाँ से टिकट करवाई हमने, एयर इंडिया से भेज दिया यहाँ पे, और डी जब इधर आ गए तो ये आ गया डी अपॉन यू ई। और आपको पता चल गया हम क्या निकाल रहे थे, क्या निकाल रहे थे हम एक्चुअल में, निकाल भी तो हम यही रहे थे ना, क्या निकाल रहे थे हम, डी अपॉन यू ई निकाल रहे थे हम। तो मिल गया, डी अपॉन यू ई किसके इक्वल है, डी प्लस एफ अपॉन एफ ई, और डी अपॉन यू ई आल्सो किसके इक्वल है, एम ई के इक्वल। समझ में आया अब सस्पेंस क्या था, क्यों निकाल देते हैं हम डी अपॉन यू ई, वो एम ई के इक्वल था एक्चुअल में। समझाता हूँ, अभी भी समझ में नहीं आया तो समझाता हूँ मैं यहाँ पे। ओके, तो अब देखो इस स्टेप को और इस स्टेप, कुछ इक्वेशन डाल देते हैं तो थोड़ा ज़्यादा मजा आएगा। इक्वेशन डाल दो, ये इक्वेशन क्या था, इक्वेशन फर्स्ट था, अरे इक्वेशन डाल देते हैं, इक्वेशन फर्स्ट इसे डाल दो, इक्वेशन सेकेंड इसे डालो, इक्वेशन ये हटाओ भाई, इसे डालो इक्वेशन थर्ड, ये डालो इक्वेशन फोर्थ। और इक्वेशन थर्ड और फोर्थ को ध्यान से देखो, आपको एक रिलेशन दिखेगा यहाँ पे, ठीक है। तो हम लिख लेते हैं यहाँ पे, फ्रॉम इक्वेशन थर्ड एंड फोर्थ, फ्रॉम इक्वेशन थर्ड एंड फोर्थ। देखो 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 क्या है वो, क्या है, इक्वेशन थर्ड इक्वल है एम ई इक्वल डी अपॉन यू ई, इक्वेशन थर्ड तो ये है हमारा। इक्वेशन फोर्थ क्या हमारा, डी अपन यू इक्वल कितना है, ये हमारा डी प्लस एफ अपॉन एफ ई। इट मीन्स, क्योंकि अगर एम ई डी अपन यू के इक्वल है अगर, और डी अपन यू किसके इक्वल है, ये इसके इक्वल है, तो इट मीन्स एम ई भी आल्सो किसके इक्वल होगा, डी प्लस एफ ई अपन एफ ई। बीच वाले भाई साहब को हटा दो यहाँ से, तो ये हम डायरेक्टली देख लेंगे, ये दोनों आपस में इक्वल हो गए। एम ई को थोड़ा इतना दूर क्यों भाई, दूरियाँ घटाओ, एम ई को पास पहुँचाओ, तो एम ई भाई साहब पहुँच गए इसके पास, और हमें फाइनली एम ई की जो वैल्यू थी वो क्या मिली, डी प्लस एफ अपन एफ ई। और इस वैल्यू से भी क्या फ़ायदा है, देखो एक इक्वेशन को हमने कब से यहाँ होल्ड करके रखा हुआ है, वेटिंग लिस्ट में डाला हुआ है, तो इसको यूज करो आप। इस इक्वेशन में क्या है, इस इक्वेशन में एम ई भी है, और हमने यहाँ पे एम ई भी फाइंड किया हुआ है। इट मीन्स ये एम ई इस एम ई का वेट कर रहा था, ठीक है। इट मीन्स हमें क्या करना है, इस एम ई में ये वाले एम ई की वैल्यू फिट करनी है। ओके, तो अब आप क्या करो, इक्वेशन सेकंड में
इक्वेशन सेकंड का यूज करो और इसमें जो एम ई है उसमें ये वाली वैल्यू पुट करो, ठीक है। तो हम क्या लिख सकते हैं यहाँ पे, हम यहाँ पे लिख सकते हैं फ्रॉम इक्वेशन सेकंड, फ्रॉम इक्वेशन सेकंड, इक्वेशन सेकंड में हमें क्या मिला, देखो इक्वेशन सेकंड में हमें क्या पता है, ये हमें पता है एम एम इक्वल एम ई है ना, तो यहाँ पे भी एम ई है, तो एम ई की जगह क्या पुट करेंगे हम डायरेक्ट, यहाँ पे हमने पुट कर दिया डी प्लस एफ ई अपॉन एफ ई इंटू कितना है एमओ, इंटू एमओ है, ओके। एमओ के लिए काम करते हैं, यहाँ पे जगह बचा ही हुआ है हमारे यहाँ पे, अच्छा ठीक है लिख देते हैं, पहले यहाँ पे एमओ लिख देते हैं, ओके। अब हम क्या करते हैं यहाँ पे समझो, जैसे एम ई था, एम ई की जगह तो हमने वैल्यू पुट कर दिया ये वाला, एमओ है तो एमओ की भी तो ऑल्सो एक और वैल्यू थी हमारे पास, एक वैल्यू तो हमने एमओ की पुट की है ए डैश बी डैश अपॉन ए बी, ए डैश बी डैश अपॉन ए बी। एमओ की ऑल्सो एक और वैल्यू है वी जीरो अपॉन माइनस यू जीरो, तो इस वैल्यू को हम यहाँ पे पुट करते हैं, एमओ के इस वैल्यू को उठा के हम यहाँ पे अगर रखें तो क्या हो जाएगा यहाँ पे, चलो इसको रख दो एम एम इक्वल एम ई इंटू एमओ की ये वैल्यू कितनी आ रही थी, माइनस कितनी आ रही थी, माइनस वी ओ अपॉन यू ओ, ओके ओके। इसे इक्वेशन सेकंड लेते थे, इसे हम इक्वेशन सेकंड लेते हैं, तो वहां पे क्या आया, वहां पे हमारा एमओ है ना, तो क्योंकि हमें एमओ की वैल्यू हमने लिखी हुई है, कितनी आ रही थी एमओ की वैल्यू माइनस वी ओ अपन यू, तो यहाँ पे एमओ की जगह एमओ को हटाओ और एमओ की जगह लिख दो यहाँ पे माइनस वी ओ अपॉन यू ओ, ओके। और इसको रीअरेंज करके अच्छे से लिखोगे तो क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा एम एम इक्वल माइनस वाला टर्म है, इसको आगे लो वी अपॉन यू ओ इक्वल कितना हो गया, ये इसको हटा दो, ये हो गया इंटू डी प्लस एफ ई अपॉन एफ ई, और ये हो गया हमारा मेन आंसर, ओके। यही हो गया हमारा मेन आंसर, ओके। आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो, रुको रुको रुको, हमने यहाँ पे कुछ मिटाया था, ये लिया था हमने वी ई इक्वल डी करके ये, ओके। ये हो गया हमारा पूरा डेरिवेशन कंप्लीट, यहीं पे ये हमारा मेन आंसर हो गया। कभी कभी एग्जामिनर एक्स्ट्रा भी कुछ पूछ लेता है, एक्स्ट्रा पूछने का मतलब है वो कभी कभी ऐसा पूछता है एग्जामिनर एग्जाम में, और कभी कभी का मतलब है ना मतलब 10 बार में से एक बार कभी पूछ लेगा वो आपको। क्या होगा अगर इमेज डिस्टेंस लेंथ के इक्वल है, किसके लेंथ के, माइक्रोस्कोप के लेंथ के इक्वल है, क्या होगा अगर इमेज डिस्टेंस माइक्रोस्कोप के लेंथ के इक्वल है, तो इतना रामायण देख लेते, 2 लाइन ऐसे भी देख लेते हैं। अगर नहीं पूछा ऐसा एग्जामिनर ने तो आपको इतना करके छोड़ देना है, यही आपका मेन काम है, इससे आगे कुछ भी मत करना। मैं आपको एक एक्सेप्शन दे रहा हूँ, मतलब एक कभी कभार किस्मत खराब हो पूछ लिया तो क्या करना है, सिंपल सा मैं आपको दे रहा हूँ व्हेन एक एक्स्ट्रा केस दे देते हैं यहाँ पे, क्या है व्हेन v0 मतलब इमेज डिस्टेंस, तो ये v0 है ये किसके इक्वल है, l के इक्वल हो, और जो u0 है वो fo के इक्वल हो, देन क्या करेंगे, सिंपल सा जहाँ जहाँ वैल्यू है वहाँ पुट कर दो, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा mm इक्वल v0 की जगह l अपॉन u0, अच्छा u0 की जगह हमें क्या पुट करना है, u0 की जगह हमें fo पुट करना है, और ये आगे d प्लस एफ ई अपॉन एफ ई, तो ये हमें एक और आंसर मिल गया। आप चाहो वैसे नोट तो कर ही लेना, अगर आप अपने नोटबुक में नोट करना चाहो नोटबुक में नोट तो कर ही लेना, लेकिन इसके आने के चांसेस थोड़ा कम रहते हैं, एक्सेप्शनल केस है ये, कम चांसेस रहते हैं इसके। तो पहले आप इसका स्क्रीनशॉट ले लो, अच्छे से स्क्रीनशॉट ले लो इसका, 720p में जाओ फुल एचडी में, और देन 720p में जाने के बाद आप इसका स्क्रीनशॉट ले लो, ओके। तो ये हो गया आपका पूरा डेरिवेशन। अच्छा यहाँ पे ध्यान दो, इस स्टेप में थोड़ा सा करेक्शन कर देता हूँ, हो सकता है आपकी बुक में ऐसा ना हो, डी प्लस एफ ई अपॉन एफ ई है ना, तो एफ ई का अगर डिवाइड करोगे आप दोनों साइड, तो एक तो एफ ई इस साइड आ जाएगा, एक तो एफ ई इधर आ जाएगा डी अपॉन एफ ई, और प्लस एफ ई अपॉन एफ ई, तो एफ ई अपॉन एफ ई कितना हो जाएगा, एफ ई अपॉन एफ ई मतलब एफ ई से एफ ई कैंसिल हो गया तो 1 आया, तो यहाँ पर आ जाएगा एफ ई से एफ ई कैंसिल हो गया, तो यहाँ पे कितना आ गया सिर्फ 1। इससे पहले जो आपने स्क्रीनशॉट लिया वो भी सही था, हो सकता है आपके बुक में ये एफ ई है, ठीक है, राइटिंग थोड़ी सही नहीं बन रही है, ये एफ बेस में ये एफ ई, और ये हो गया एफ ई प्लस 1, इसका भी स्क्रीनशॉट ले लो।
दोनों एक ही चीज़ें हो सकता है आपके बुक में, वो हो ये हो, कोई फर्क नहीं पड़ता है। एफ को आपने डिवाइड कर दिया दोनों टर्म्स में। ओके, तो अभी के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में।